चलो पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए करा दिया था, ठीक है ना। न्यूक्लियस भी आपने लास्ट टाइम में काफ़ी सारा पढ़ लिया था, मुझे ऐसा याद है। तो और क्या क्या पढ़ लिया था इसमें, शायद तुमने आइसोमर्स, आइसोबार, ये सब आइसोटोप ये सब पढ़ लिए थे। बढ़िया। तो फिर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें? डॉग बोन एनालॉजी की आप बात करते, बढ़िया। तो फिर हम उसी को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर। सर तो सैटरडे को क्या कराया था? न्यूमेरिकल्स एटम्स के। शिवाली आप क्लास नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसका इंतजाम कर रखा है, लेकिन बेटा वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जहाँ तक मेरी तरफ से कोई आदमी शिकायत नहीं कर पाएगा। बोले सर आप क्लास सर्दी है, मैंने कहा ऑनलाइन लेना। आप कहेंगे हम तो सुबह सुबह भी नेट पी गए, सुबह पी गए, कोई बात नहीं। मैंने भैया वीडियो डाला हुआ है, कहाँ डाला है? तो मैंने कहा तुम्हारे ऐप पे डाला हुआ है। स्टिल यू आर नॉट कवरिंग दैट, देन इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके आगे मेरा टीचर हाथ खड़े करता है, उसके बाद टीचर पास एक ही तरीका होता है, इंजेक्शन, और कोई तो उसका रास्ता नहीं है, ठीक है ना। चले यहीं कहीं पर हम थे। एक सेकंड में न्यूक्लियर फोर्सेस के अकॉर्डिंग 2 मिनट में आपको याद दिलाया था। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या थे? पहली बात मैंने बताया था, साइंटिस्ट रुका हुआ है फॉर एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। और फिर मैंने कहा 5 मिनट मुझे ध्यान सुनते आइएगा। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइंटिस्ट युकावास थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए आपसे कहा जाता है, पहली चीज़, न्यूक्लियर फोर्स आपके होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि आपके ये जो है ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिप्लेश है, जो आपका रिपल्शन था प्रोटॉन्स को सप्रेस करके इन्हें इकट्ठा बनाया रहता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये याद दिलाता हूँ, मैंने आपसे कहा था आई स्मॉल पार्ट इज रिपल्सिव ऑल्सो, और पिछले टर्न का आपको याद आना चाहिए, स्मॉल पार्ट रिपल्सिव इसलिए रखा था कि लास्ट में जो आपके न्यूक्लियॉन्स है वो लास्ट में कोलैप्स नहीं हो जाए। और इसके लिए आपको याद आएगा हम लोगों ने एक ऐसा ग्राफ भी बनाया था, ठीक है ना। बस एक रफ में मैंने याद करने के लिए ध्यान दिला दिया, तो दैट्स ऑल। नेगेटिव पॉजिटिव आपके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पार्ट शो कर रहे थे। तीसरा मैंने कहा था ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब मैंने कहा था घर का शेर है इसका 10-15 मीटर, यहीं कहीं तक चलेगा। 3 फर्मी से ऊपर जाओगे तो ये आप देखेंगे सडनली ज़ीरो हो जाता है, और सडनली ज़ीरो हो जाता है इसलिए इस फोर्स को हम कह सकते हैं सैचुरेटेड फोर्स है। सैचुरेटेड मतलब समझ में आता है, सैचुरेटेड वो कहलाते हैं जो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन। तो बोले 3 फर्मी हो गया, बोले अब नहीं लग रहा है, जय हिंद, ख़त्म। कोई धीरे कम होंगे ज़्यादा होंगे वो कॉलम ही नहीं है। 3 फर्मी सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसके बाद ख़त्म। मेरी बात समझ में आती है, कम होना। और आपसे कहा था ये कैसा होता है, ये होता है चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मीनिंग याद है, चाहे आपके न्यूट्रॉन हो, चाहे आपके प्रोटॉन हो, और चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, इन सब पर ये बराबर से अप्लाई होगा, ये मैंने कहा था। अब सवाल आता था ये आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से का उसने कहा था ये आपका फोर्स है एक्सचेंज फोर्स। ये छोटे छोटे पॉइंट जैसे में क्लियर हो गए। अब असली बात पे आते हैं, कहाँ से आया? इट इज़ द एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स, पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन एंड द न्यूट्रल पाई मेसॉन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जैसे एक एग्जाम्पल सिंपल सा दिखा देते हैं, पी पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, जैसे मैंने कहा था ये है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। तो इसका चार्ज कहाँ गया? चार्ज ये रहा, ये पाई मेसॉन के फॉर्म में, या उल्टा भी कर सकते हो, न्यूट्रॉन प्लस पाई मेसॉन ये आपका प्रोटॉन बन जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली तीनों तरह के पाई मेसॉन हमने इमेजिन किए हुए हैं, उनकी एग्जिस्टेंस हमने मान रखी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी रिएक्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। अब लास्ट कहानी, एक सवाल फिर भी रह गया, और वो आखिरी सवाल रह गया कि इस एक्सचेंज से फोर्स कहाँ से आ गया।
तो इस एक्सचेंज भाई दो लोग आपस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर पाई मेजॉन एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें फोर्स वाली बात कहाँ से आई? तो इस फोर्स वाली बात कहाँ से आई, इसको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉग बोन एनालॉजी। और डॉग बोन एनालॉजी को मैं दो तरीके से बता देता हूँ। इट कैन बी एक्सप्लेन इन द विद द हेल्प ऑफ द बैडमिंटन ऑल्सो। बैडमिंटन में आपने जान दिया दो लोग आपके खेल रहे होते हैं और कब तक खेल रहे होते हैं, जब तक उनके बीच एक शटल कॉक एक पाई मेजॉन एक्सचेंज हो रहा है और दोनों यही काम कर रहे होते हैं, ये उसको पकड़ा देता है वो इसको पकड़ा देता है। जब तक ये एक्सचेंज चलता रहेगा टिल देन द प्लेयर्स आर बाउंडेड टुगेदर, वो उसी बैडमिंटन कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। क्या समझ में आ रहा है? सच फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सचेंज फोर्सेज। उसने इसी को कैसे एक्सचेंज किया था, उसने कहा था मान के चले दो खतरनाक टाइप के डॉग्स हैं और उनके बीच में आप एक हड्डी का टुकड़ा डाल देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, बोथ विल ट्राई टू स्नैच इट, दोनों एक दूसरे से छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद देखना जब तक ये हड्डी रहेगी ये डॉग्स आपस में दुश्मन है लाइक द प्रोटॉन्स, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते, इनका पेयर बना ही रहेगा। क्यों बना रहेगा? एक खींचेगा दूसरा ले जाएगा, दूसरा खींचेगा पहला ले जाएगा। जब तक ये एक्सचेंज चलता रहेगा, जब तक ये हड्डी मौजूद रहेगी, आप देखना दोनों डॉग्स इकट्ठे मौजूद रहेंगे। क्या आप ये डॉग बोन एनालॉजी समझ में आ जाती है? बस यहीं कहीं हम थे, इसको एक वर्ड में आपको समझा देते हैं। बाकी मैंने जनरल चीज़ें बताई नहीं थी, प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई वो भी दोबारा एक बार फिर कर दूंगा। क्या कह रहा है? डॉग बोन एनालॉजी कहती है सिंस दीज फोर्सेस आर हाईली कॉम्प्लेक्स इन नेचर सो द अबव इंटरैक्शंस कैन बी explained with the dog bone analogy according to which we consider the two interacting nucleons to be two dogs। हम क्या मान के चलते हैं जो दो आपके इंटरैक्टिंग न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या है? दो डॉग्स हैं। एंड मेजॉन पार्टिकल एज अ पीस ऑफ कॉमन बोन, और मेजॉन पार्टिकल उनके बीच में कॉमन बोन पीस है। देन आपसे क्या कहता है? क्लेंज्ड इन बिटवीन देयर टीथ, दांतों के बीच दबा हुआ है वेरी फर्मली। ईच ऑफ द टू डॉग्स ट्राइज टू स्नैच द पीस ऑफ बोन फ्रॉम द अदर, हर डॉग दूसरे से उसको छीनने का प्रयास कर रहा है। सो द बोन इज रैपिडली एक्सचेंज बिटवीन द टू डॉग्स। क्या था? यार इसका था ये बोन एक्स क्यू आई सही है। और आगे क्या कहेगा? बिटवीन द टू डॉग्स एज नाइदर ऑफ देम कैन पार्ट विद इट, उन दोनों में कोई भी आप देखना इसके साथ भाग नहीं पाएगा। दे सीम टू बी बाउंड टू ईच अदर, क्या नजर आता है? दोनों डॉग्स आपके एक दूसरे से बाउंड अप हो गए हैं। और क्या कह रहा है? विद ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच इज द बोन, दो द डॉग्स देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्ग एनिमीज, डॉग्स अपने आप में स्ट्रॉन्ग एनिमीज है। मैंने कंपैरिजन किया था प्रोटॉन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, भाग जाना चाहिए। लेकिन जब तक जो मैंने कहा था बैडमिंटन की ये शटल कॉक, ये आप कह सकते हैं डॉग बोन जब तक मौजूद है तब तक वो बाउंड है। द मेजॉन प्लेज द सेम रोल ऑफ द कॉमन बोन इन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एंड दस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन्स टू न्यूक्लियॉन्स बाउंड टुगेदर, और इसी एक्सचेंज की वजह से दोनों एक साथ बने रहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये मैंने कहा ये हो गया आपका डॉग बोन एनालॉजी और ये एक्सचेंज फोर्स। अब जो आपसे बात कर रहे थे मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टीज़ की, यही प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, ध्यान से देख लें, सारी डिस्कस कर चुका हूँ। इन शॉर्ट सब वही मिलती आएंगी। पहला क्या कहेगा? न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग है। और कितना स्ट्रॉन्ग है? ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 100 टाइम्स ऑफ द कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपके कूलॉम्बियन फोर्स का भी 100 गुना 100 टाइम्स होता है। फिर आगे क्या चीज़ बताएगा? और इसीलिए ध्यान देखना इतने छोटे रीजन में उन्हें बनाए रखता है। आगे क्या कहेगा? न्यूक्लियर फोर्स इज मेनली एन अट्रैक्टिव फोर्स, मेन पार्ट कैसा है? अट्रैक्टिव है, ये सही है। क्या कह रहा है? इज मेनली एन अट्रैक्टिव फोर्स, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद द डिस्टेंस आर बिटवीन द न्यूक्लियस इज शोन इन फिगर। वो फिगर वही है जो अभी मैंने बनाया था आप लोगों के लिए लास्ट टर्न पे।
पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट एट दिस डिस्टेंस, ये आर नॉट जीरो हो जाती है। कितनी वैल्यू आती है ग्राफ में? 0.8 फर्मी। ठीक, द बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन आर नॉट, मैंने कहा जब आर नॉट से ज़्यादा हो गए तो फोर्स कैसा है? नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट होंगे। और आर नॉट से नीचे आओगे 0.8 फर्मी से तो पार्ट हो जाता है पॉजिटिव, ये रिपेल होंगे। ठीक, बट एज द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज एंड बिकम्स लेस देन आर नॉट दिस फोर्स बिकम रिपल्सिव। क्या इसमें कोई परेशानी है ना? बढ़िया। अब क्या कह रहा है? मैंने आपसे कहा था चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मीनिंग याद है? चार्ज इंडिपेंडेंट का मीनिंग है कि आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। द इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर वन और बोथ न्यूक्लियॉन्स हैव चार्ज ऑन देम, उनमें से दोनों पे है, एक पर है या किसी पर नहीं है, ये मैटर नहीं करता। यानी सिंबल सीधी भाषा में चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो और चाहे दोनों का पेयर हो, इन दोनों पे आपका जो है बराबर से फोर्स लगेंगे। इन अदर वर्ड्स आपसे क्या कहेगा? न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज सेम। तो ये आपके फोर्सेस कैसे हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक, अब अगला क्या आएगा? न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज मतलब समझ में आ रहा है? जो क्या है घर के अंदर ही लगेंगे। 10-15 मीटर इनका रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन दैट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज कंपेरेबल टू द, सब मैंने जो इन हैंड लिख के आपको जो बताया था वही यहाँ पे इसके आगे आपको टाइप मिल जाएगा। कैसा फोर्स है? सैचुरेटेड फोर्स। मैंने कहा था जैसे आप 3 फर्मी के आसपास पहुंचेंगे सडनली जीरो हो जाएगा। क्या कह रहा है? न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स क्विकली जीरो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाइस इज जस्ट अबाउट 3 फर्मी मीटर, यानी वही फर्मी, सिंपल और कुछ नहीं। Thus a neutron can attract only the nearest neighbors and has no influence on other nucleons। बाकी न्यूक्लियॉन्स पर या इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस के बाहर है उन पर इसका असर नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सी बात आती है। ओके, देन इसके बाद आप जाएंगे, ये बता ही रहा था न्यूक्लियर फोर्स कैसा है आपका? एक्सचेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स, ये आपको मालूम है। एक बहुत महान बात बताते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स याद है किसी को कि भूल गए? ये आपका फोर्स है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख दो, फोर्स कहाँ लगेगा? ध्यान जा रहा है? हमेशा लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखना सेंट्रल फोर्स है, इसको अर्थ मान लें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मून की पोजीशन कहीं भी हो, द फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मास या सेंटर ऑफ द अदर मास। ये सेंट्रल फोर्स है। ये आपका फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। डू नॉट एक्ट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स एज ए, समझ में आ रहा हो? नॉन सेंट्रल कहलाता है। तो वैसे क्लियर हो गया होगा। और क्या होगा? आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे खास बात याद रखना, ये काय पर डिपेंड करता है? स्पिन क्वांटम नंबर पर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन्स, अगर स्पिन कैसी है? पैरेलल यानी कि सेम, तो फिर ये ज्यादा होगा। देन द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल, अगर स्पिन्स आपकी एंटी पैरेलल है तो फोर्स कैसा होगा? और यहाँ आपका फोर्स कैसा होगा? ये याद रहेगा, स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन पर डिपेंड करता है। कभी कोई छोटे ऑब्जेक्टिव पूछ ले कैसे डिपेंड करता है तो आप बता देंगे। इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन, पैरेलल स्पिन, इट विल बी मोर और ग्रेटर, और इन केस ऑफ द अपोजिट और एंटी पैरेलल स्पिन कैसा होगा? कम होगा। बस इसके बाद मैंने कहा आपका एक छोटा टॉपिक मुझे लगता है रह जाता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस मुझे ऐसा मेरा मानना है कि जनरली आपको मोटे तौर पे तो आती होगी। तो इसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और इस बात सीधा मैंने कहा हम लोग जाएंगे पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन के इसके एग्जाम्पल, और इसके बाद जो है छोटी छोटी चीज़ें, मास डिफेक्ट,
और फिर आपका पैकिंग फ्रैक्शन, देन फिजन। बस यहीं कहीं आपकी फिजन और फ्यूज़न और आ जाएंगी। छोटी छोटी कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, इनको हम लोग कल मॉर्निंग में क्लास लेके आधे से ज़्यादा इसको अगले कल ख़त्म कर देंगे। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर या उससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी बात बचेगी, उनको फिर हम एक आध टर्न में, ठीक है, इस ढंग से आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा।